कॉन्क्लेव संचालित हो रहा है। के लिए देते हैं। जितनी भी सरकारें उसके पहले आई या बाद में आई, अभी पिछले 10 वर्ष की सरकारें हैं, उन्होंने फिर से जिस तरह से उनके ऊपर हमलावर हुए, तो कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा कि दलित समाज को खास तौर से लेकर के जो 25%, एक चौथाई है, 25 करोड़ में एक चौथाई दलित समाज के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन उनको साइडलाइन करके उनको रखने का जो कार्यक्रम ये सरकारें करती हैं, तो उसका जवाब हम लोग देने का काम करते हैं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, कि हम सर्वजन को लेके चलते हैं और दलित समाज जिनसे आपने सब कुछ छीना, जिनको आप देना नहीं चाहते, जिनको आप दूर रखना चाहते हैं, उनको हम लोग उचित स्थान दे करके, सम्मानजनक स्थान दे करके, और ये एक संदेश भी पूरे देश में देने का काम करते हैं कि ये लोग भी हमारी तरह से सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकारी हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सतीश जी। एक समय में पार्टी जरूर अति पिछड़ों की पार्टी और दलितों की पार्टी थी। दलित आपके साथ थे, दलित वोट बैंक पर आपका कब्जा था, लेकिन क्यों फिर वो वोट परसेंटेज आपका कम होता गया? दलित क्यों आपसे छिटकने लगे, पिछड़े बीजेपी की तरफ क्यों जाने लगे? ये सवाल भी बनता है। देखिए, ये तो जो पार्टियां, विरोधी पार्टियां उस तरह की बात करती हैं। कभी भी दलित समाज का अगर वोट हम लोग पिछड़े समाज का वोट अगर नहीं मिला होता, तो हमारा परसेंटेज 2017 में जब 12 में सरकार बनी है समाजवादी पार्टी की, तो आधा प्रतिशत तो हमसे खाली आगे थे। हम लोग 29% पे थे, वो 29.5 पे थे। और 2017 में भी आपने देखा होगा कि कितनी सीटों में थोड़े थोड़े वोटों से हम लोग हारे हैं, और हमारा वोट कभी कम नहीं हुआ। परसेंटेज इसलिए कम आपको नजर आ रहा है क्योंकि नए वोटर बन गए थे, नए वोटर आए, लेकिन 1,92,00,000 अगर पहले 1,62,00,000 वोट पड़ा था, तो 1,92,00,000 वोट पड़ा। तो जो दलित समाज का वोटर है, जो पिछड़े वर्ग का समाज का वोटर है, वो तो बहन मायावती जी के साथ में चट्टान की तरह खड़ा है। जितनी भी इस तरह की भ्रामक बातें कही जाएं, कहने की कोशिश की जाए और पार्टियों द्वारा की जाए कि वो छटक रहा है, ये हो रहा है, तो वो उनको परेशानी क्यों हो रही है? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खुश होना चाहिए उनको तो। लेकिन परेशान इसीलिए हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये सब इकट्ठा हैं, एक साथ हैं। और अब की बार जो 10 वर्षों में सरकार देखी उन्होंने, 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, जिस तरह से दलितों के साथ में, पिछड़ा वर्ग में एक समाज को छोड़ दिए, एक जात को छोड़ दिए, बाकी लोगों के साथ में किस तरह से उनके साथ में व्यवहार हुआ। और इस सरकार में 2017 से और अभी तक जो 22 अब तो जाने वाली है ये सरकार, तो इसमें जिस तरह से इन दोनों समाजों के साथ में हुआ, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की ये लोग सरकार में इस समाज के बारे में जो आपने कहा, आपने देखा किस तरह से हाथरस में दलित समाज की बेटी थी, उसके साथ में किस तरह बलात्कार के बाद उसका शरीर भी उनके घर वालों को नहीं देने दिया इस सरकार ने। सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठ करके मॉनिटरिंग हो रही थी, जिला मजिस्ट्रेट को खड़ा करा दिया गया कि आप जाइए उसको जलवा के आइए, और रात के 2:30 बजे एक पुलिस वाले से मिट्टी का तेल डलवा के जलवाने का काम किया रहा है। तो ये सरकार जो है, वो पिछली सरकार जो थी वो दंगे फसाद बाकी सब चीजें करा करके अपना वोट बढ़ाने की कोशिश करती थी। 134 दंगे कराए समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये सरकार आई तो इन्होंने सोचा कि हम टेरर फैला देंगे, हम ब्राह्मणों को मार देंगे। 500 से ज्यादा ब्राह्मण मर गए, 100 से ज्यादा इनकाउंटर हो गए, दलित समाज को टेररिटाइज कर देंगे। तो ये लोग शायद इतना दब जाएंगे कि हमारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। लेकिन अब की बार जो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आए हैं, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में गए हैं, और जिस तरह का माहौल हमको पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, दलित समाज के हर वर्ग जो है इस समय एकजुटता दिखाते हुए पिछड़े वर्ग समाज के साथ में, अल्पसंख्यक समाज के साथ में और ब्राह्मण समाज के साथ में मिल करके 2007 वाली सरकार बनाना चाहता है, जिस तरह से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार हम लोगों ने चला के दिखाई थी। ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या जो आप मानकर बैठे हैं कि सरकार आपकी बननी है, इसी वजह से क्या बहन जी नहीं निकल रही हैं? और जिन रैलियों के लिए बीएसपी जानी जाती थी, सब पूछ रहे हैं कि आखिर बहन जी कहाँ हैं? आपने शायद कहाँ है? देखिए, शायद दूरदर्शन वाले मिस कर गए होंगे, या जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो मिस कर गए होंगे। 7 सितंबर को आपने शायद नहीं कवर किया होगा, आपका कोई आया नहीं होगा एंकर या जो भी होगा, कि कितने हजारों की संख्या में लोग थे, जिसमें हमने आखिरी सभा करी थी, जिसमें ब्राह्मण समाज के खुद ही 20,000 लोग थे। उसके बाद 5 लाख लोग, 9 अक्टूबर को 5 लाख लोगों को एड्रेस किया बहन मायावती जी ने।
और यहीं लखनऊ में 5 लाख की रैली, ये लोग जितनी रैलियां कर चुके हैं सबको मिला लेंगे सतीश जी, तब भी कहीं- 5 लाख की नहीं होगी। बिल्कुल, अकेले बिल्कुल। बहन मायदीन 5 लाख की रैली की, इनकी रैलियों को आप देख तो लीजिए कौन सी रैली हो रही, अभी एक भी रैली हुई है इनकी। इनको आप तो इनके जो ये कार्यक्रम है जो कि फीता काटने वाले, पत्थर लगाने वाले, आज मुख्यमंत्री जी 4 जगह जा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, आज उनके मंत्री कर रहे हैं, ये आपके पैसे से जो आप कमा करके देती हैं टैक्स ना, और हम लोग देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए और इन रैलियों में लगाया जा रहा है। इनसे तो प्रश्न उठना चाहिए और अदालतों को स्वयं लेना चाहिए इसमें कॉग्निजेंस कि आखिर ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का पैसा निकालिए ना, नहीं तो उससे बसपा- रैली करिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बसपा आप कोई बड़ी रैली इस तरह नहीं करेगी? देखिए, बीएसपी की अपनी रणनीति होती है, हमेशा रही है, उसी तरह से हम लोग चलते हैं। हम लोग किसी के इस तरह से नहीं, अरे आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने 9 अक्टूबर को किया, 5 लाख लोग आए, जो संदेशा था सबके साथ गया। हम 96 मीटिंग कर चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और 96 मीटिंग करने के बाद हम 43,000 किलोमीटर तो खाली गाड़ी से चले, पूरे प्रदेश में गए। हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमको जिम्मेदारी दी गई। नहीं, आपको बिल्कुल सतीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वही मेरा सवाल था कि बहन जी कहाँ है, ये देखिए लोग पूछ रहे हैं। बहन जी, आपको हमने बताया कि वो आई, उन्होंने रैली भी की, उन्होंने मीटिंग भी की, उन्होंने 5 लाख लोगों को एड्रेस किया। हमारी पार्टी की एक नीति है, रणनीति है, उसके तहत में हमेशा जब चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा के बाद बहन मायावती जी की रैलीज होती हैं, उसके पहले उनके कार्यकर्ताओं की, उनके जो नेता लोग हैं, जो और लोग हैं, उनकी रैलीज होती हैं। और अभी भी हमारे बूथ लेवल तक आज के रोज़ भी आज 110 रैलियां चल रही हैं पूरे प्रदेश। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 110 रैलियां बूथ लेवल तक बैठक और मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन हम लोग उस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं कि सरकारी पैसा लिया और दिखाया, जैसा मैंने पहले कहा, और बुला लिए सरकारी आदमी और अधिकारियों से कहा कि बस लगा दो और आदमी ले आओ। हम लोगों के यहाँ आते हैं लोग, खुद जेन्युइन लोग आते हैं, और आ करके 5 लाख लोग अगर जो आए थे 9 अक्टूबर को, तो वो अपने पैसे से, अपने साधन से आए थे बहन मायावती जी सुनने। इनके सरकारी खजाने को निकाल के नहीं आए थे कि वो सरकारी खजाने से आए। आज 5 साल जब निकल गए हैं, तब आप बताइए एक दिन में 10 उद्घाटन हो रहे हैं, 10 पत्थर लगाए जा रहे हैं। 5 साल पहले क्या था, क्यों नहीं करा था, तब करते आके तो समझ में आता। इस समय जनता जवाब पूछ रही होती है। जनता जवाब पूछ रही है। और ये जो आपने जवाब दिया सतीश जी, लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस वजह से बीएसपी बाहर नहीं आ रही है क्योंकि बहुत सारे, चाहे वो केसेस की बात हो, कोर्ट केसेस की बात हो, कोई एक अजीब सा डर है बसपा के अंदर, बी टीम की तरह से काम कर रही है बीजेपी की, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। देखिए, बी टीम कौन कर रहा है और किसकी बी टीम कौन चल रहा है, ये भी सबको मालूम है। अभी 1 हफ्ते पहले कौन बैठा था एक साथ सोफे में बैठ के प्लानिंग बना रहा था उत्तर प्रदेश की, आरएसएस के मुखिया और श्री मुलायम सिंह यादव। तो एक दूसरे के ए बी टीम कौन है? और जहां तक आप ये कह रहे हैं किसी डर से, किस चीज़ का डर होगा? मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मैं तो वकील भी हूं, और कोशिश ज़रूर की गई पूरी 2003 से लेकर के, और पहले बीजेपी ने, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, जिससे कि आपको भी क्लियर हो जाए, हम कई बार बता चुके हैं, एक भी मुकदमा, एक नए पैसे का भी आज हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी के ऊपर कहीं पर किसी जगह भी लंबित नहीं है। टोटल उनके क्लीन चिट है, यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक। तो ये एक जो प्रोपेगेंडा करा जाता है, ये खाली वो लोग करते हैं। जब हम कांग्रेस के साथ में उनको सपोर्ट कर रहे थे बाहर से, तब कहा जाता था हम उनकी ए टीम है, बी टीम है। आज हमें आप इनके बारे में बता रहे हैं, कल किसी और के लिए कहेंगे। तो ये हमारी पार्टी जो है मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और विकास पे चुनाव लड़ रही है। विकास हमने करके दिखाया। 2007 से 12 के बीच में पूरे प्रदेश में विकास करा, पूरे प्रदेश में भाईचारा बनाया, पूरे प्रदेश में एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर के चले, महिलाओं को सुरक्षा दी, किसानों का 2 गुना दाम बढ़ाया गन्ने का। इनकी तरह नहीं कि खाली वादे किए। हम लोगों ने 1 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स हर जिले में बनाने का काम किया, 23 नए जिले बनाने का काम किया, 7 मंडल क्रिएट करने का काम किया। तो ये सब किसने किया? ये सब बहुजन समाज पार्टी, हम लोग विकास पे चलते हैं, विकास का ये कार्य करा। इनकी तरह से नहीं किया। महिलाओं को, एक भी महिला का आपको उत्पीड़न नहीं मिलता था। आज हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये प्रश्न आज जनता देख रही है। वो देख रही है कि कौन विकास करता है, कौन विकास भाईचारा बना करता है, कौन पूरे प्रदेश में शांति पहुंचाने का काम किसने किया है, और कौन है जो कि खाली उत्पात करके
हल्ला गुल्ला करके, डरा करके रोकेंगे और ठोंक देंगे, ये करके कि अब नहीं मानोगे तो हम ऊपर पहुंचा देंगे। इस नीति से कोई कभी भी जनता आपके साथ में नहीं हो सकती। उनके साथ जो लोग इस तरह की नीति करते हैं कि हम रोक देंगे और ठोंक देंगे, तो ये रोको ठोको वाली नीति जनता नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि उनको सुकून मिले, उनको महिलाओं को सुरक्षा मिले। जो बेरोजगार लोग हैं, 2 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं, उनसे आपने वादा कर दिया कि हम आपको रोजगार देंगे। उसके बाद क्या किया? झुंझुना पकड़ा दिया, कह दिया जाइए पकौड़ा बेचिए। तो ये इस तरह की हम लोग नीति नहीं करते हैं। हम लोगों ने 23 लाख नौकरियां दी थी, 23 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में। इन्होंने तो खाली झूठे वादे किए और झूठे अपना विज्ञापन में कुछ भी दिखा दीजिए। विज्ञापन में 500 करोड़ रुपए महीना खर्चा हो रहा है, पहले 300 हो रहा था, 500 करोड़ रुपए महीना खर्चा हो रहा है। तो ये हिसाब कौन देगा? ये किसका पैसा विज्ञापन में जो लग रहा है कि हम अपना चेहरा दिखा रहे हैं, हम अपना दिखा रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके पैसे से। फर्क साफ है, आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि सड़कों का जाल बिछाया, आपने बेरोजगारी की बात कही, वो कह रहे हैं ओडीओपी हो, तमाम रोजगार की योजनाएं हो, हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं। ये तमाम जो पोस्टर लग रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टर में और सिर्फ अखबार के एडवर्टीजमेंट है। ये सरकार जो है अच्छा काम खाली आपको पोस्टरों में दिखेगी करते हुए, अखबारों में करते हुए दिखेगी, और वरना तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ, लोग परेशान हैं। किसानों को कुचल के दबाने का काम इस सरकार में हुआ, उनकी हत्या कराने का काम इस सरकार में हुआ। तो ये सरकार और समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो बहुत कम फर्क नजर आता है एक दूसरे में, और तभी हम लोग कहते हैं ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और वो दिखाने का काम अभी कर दिया उन्होंने। जैसा कि मैंने कहा कि आरएसएस के मुखिया और श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई दे दी थी 2019 के पहले कि हम आपको चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन के आइए, जो कल्याण सिंह जी को लेकर के अपने साथ में बैठे थे कि आइए, जिन्होंने पहले बाबरी मस्जिद की बात होती थी उनको लेकर के अपनी पार्टी में मिलाया था, जो साक्षी महाराज जी जिनके ऊपर सब तरह के आरोप लगाए थे उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम। तो ये असली कौन मिला हुआ है, आपस में कौन मिला हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं, ना चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों चाहे सर्व समाज के लोग हों, अब सब इनका असली चेहरा पहचान गया है। सतीश जी, जब आप इतने विकास की बात कर रहे हैं कि आपका मुद्दा जो है वो विकास है, किस तरह रोजगार मिले, तमाम चीजें मिले, तो बीजेपी कह रही है कि जब विकास की ही बात है तो फिर राम मंदिर की आपको अब याद क्यों आ रही है? आप भी अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का ये आरोप है कि फिर जब विकास की ही बात है तो फिर राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? राम मंदिर को क्या मानते हैं आप लोग? राम मंदिर क्या विकास में? अगर राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो हम विनाश की बात कर रहे हैं? हम तो राम मंदिर दर्शन को अभी से कर रहे हैं, हम तो बचपन से करते चले आ रहे हैं। हम लोगों के लिए वो आस्था की चीज़ है, हम लोग उनको अपने दिल में रखते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। हम लोग उनको हाथ में लेकर के नहीं घूमते हैं कि ये वोट की चीज़ें हैं, वोट दे दो भाई, इनके नाम पे वोट दे दो। वोट की वस्तु नहीं बनाते हैं राम को। और अगर हम मंदिर जाते हैं तो इनको क्यों परेशानी हो रही, इनको क्यों तकलीफ हो रही? तकलीफ इसलिए हो रही, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। 2 साल हो गए जजमेंट को आए हुए, 2 साल सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आए हुए, और वहां पर क्या किया आपने? आपने सिर्फ पूरे देश में फिर से घूम के पैसा इकट्ठा किया, फिर से आपने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए मंदिर के नाम पे, और बजट से आप हर महीने पैसा निकालते हैं अयोध्या के नाम पे। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है? हम जब अयोध्या गए तो हम तो सोच रहे थे 2 साल हो गए, अब तो मंदिर मिलेगा दर्शन करने के लिए, रामलला जी दर्शन मंदिर में मिलेंगे हमको। वहां तो नींव तक नहीं खुदी थी, 4 पत्थर जो लगाए थे 2 साल पहले रखे थे जमीन में, ईंटें, वो भी सरयू नदी में फेंक दिए उठा के। तो ये वो लोग हैं जो लोग खाली भगवान को भी, राम को भी वोट की वस्तु मान करके, और जब हम लोग अगर मंदिर जा रहे हैं, हम तो रोज मंदिर जा रहे हैं, तो उनको हमारे यहाँ बैन लगा देना चाहिए कि हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे। हाँ, मठ जाएंगे तो वो कहेंगे ठीक है आ जाओ मठ में, मंदिर मत जाओ। तो हम लोग तो मंदिर जाते ही, मंदिर तो हर जगह जाते हैं और जाते रहेंगे। ये कभी नहीं, हम लोगों ने वृंदावन में जा करके समग्र विकास किया। आप तो वृंदावन गई होंगी, 550 करोड़ रुपए खर्च करके हमारी सरकार में समग्र विकास वृंदावन का हुआ। अयोध्या में भी देख लीजिए, वहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने बनाया, वहाँ की 14 कोसी सड़क जो थी उसको चौड़ा करके हम लोगों ने बनाया, सरयू नदी के घाट हम लोगों ने बनाए। हम लोगों ने वहाँ पर जितनी भी व्यवस्था हो सकती थी उस समय करने का काम किया। ये तो खाली बजट लेते हैं और जाकर कहते हैं अयोध्या में लगाने जा रहे हैं, और उसके बाद कहाँ लगाते हैं ये किसी को नहीं पता, बताने का काम भी नहीं। आपको भी सपने में कोई भगवान आते हैं क्या? देखिए, हम लोग तो भगवान को हमेशा अपने दिल में रखते हैं, अपने साथ में लेके चलते हैं। इस समय भी आपके साथ वार्ता कर रहे हैं तो ईश्वर को हम अपने साथ में रखे हुए हैं, और हम लोग जब घर से निकलते हैं तब भी उनका पूजा पाठ करके निकलते हैं।
वापस आते हैं तब फिर उनको प्रणाम करते हैं। और हम लोग ये दिखावे की इस तरह की राजनीति में कभी भी ईश्वर को नहीं लाते हैं, भगवान को नहीं लाते हैं और ना लाना चाहते हैं। ये तो आपको इनसे पूछना चाहिए, बीजेपी वालों से भी एक चीज़ और पूछ लीजिएगा कि महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की, हालांकि महिलाओं की क्या सुरक्षा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये राम की बात करते हैं, सीता की बात क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे कभी इनसे जवाब पूछिए तो एक बार। आप पूछिए कि भाई सीता से आपको क्या नाराजगी है? आप राम का नाम लेंगे, सीता का नाम कभी इनके आप मुझसे, हम लोग किसी से मिलते हैं सीताराम करके मिलते हैं, ये राम खाली नाम लेते हैं। तो राम बिना सीता तो राम होते ही नहीं है। तो लेकिन ये नहीं लेंगे। हम लोगों ने सीता जी जहाँ बिठूर में गई थी, लव कुश के साथ में रही, आप जा करके देखिए, हमारी सरकार थी, हमने कभी वोट नहीं मांगा इन सब चीज़ों के नाम पे, लेकिन वहाँ समग्र विकास किया। 150 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी सरकार में पूरा समग्र विकास किया। वाल्मीकि आश्रम बनाया, सीता रसोई को ठीक किया, उनका मंदिर किया, लव कुश का किया, पूरा विकास बिठूर में जा करके हम लोगों ने अपनी सरकार में किया, वृंदावन में किया, अयोध्या में किया, पर हम लोगों ने वोट नहीं मांगा उनके नाम से। सतीश जी, देखिए बीजेपी तो दावा कर रही है कि सरकार उसकी बन रही है। समाजवादी पार्टी के तो सपने में श्री कृष्ण ने आके कह ही दिया है कि उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। तो फिर बीएसपी कहाँ पर है जब दोनों ही लोग ये कह रहे हैं, एक को भगवान ने बोला है, दूसरों का दावा है? देखिए, एक जनों ने कहा कि हम 360 सीटें जीतेंगे, दूसरे जनों ने कहा 400 के पार जाएंगे। 403 सीटों में चुनाव हो रहा है। अब पता नहीं 1000 में हो रहा होता तो इन दोनों की बात सत्य हो जाती, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमने जो माहौल देखा पूरे उत्तर प्रदेश का, हम हेलीकॉप्टरों से नहीं गए, हम हेलीकॉप्टर से जाके सरकारी कार्यक्रमों में नहीं उतरे हैं, या हम बस में बैठ करके ऊपर से 500 लोगों को इर्द गिर्द लेकर के हाथ हिलाते हुए नहीं निकले। हमने तो जा करके जिले जिले में अपनी सभाएं करी, लोगों के बीच में गए, उनके साथ में रुके, रात बिताई है। 23 जुलाई से लेकर लगभग 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने में घर तो शायद ही कभी हम रुके होंगे, ज़्यादातर बाहर रहे। जैसा मैंने कहा 43,000 किलोमीटर तो हमने खाली गाड़ी, सीटों का आपको आकलन है? लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो माहौल इस समय उत्तर प्रदेश का है, जो माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में है, पूरी हर जिले में, हर जगह मैं कह सकता हूं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे, उसी से सब लोग लड़ रहे हैं। और पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2007 में बनाई थी हमने, उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके अब की बार भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार अवश्य बनाने का। मैं यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन एक सवाल उससे पहले मैं ये पूछूंगी कि क्या वजह है सतीश जी कि चुनाव खत्म होते के साथ ही आपकी पार्टी के सारे बड़े बड़े चेहरे छोड़ के चले जाते हैं, और आज अगर हमें बात करनी हो तो हमें दिखाई देता है या तो सिर्फ बहन जी दिखती हैं पार्टी में या सतीश चंद्र मिश्रा दिखाई देते हैं। सब लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं? ऐसा पार्टी में क्या है, माहौल ऐसा है, या फिर कि क्या वजह है कि कोई आपके साथ रहते नहीं है लोग? देखिए, हमारी पार्टी की जो नीति है उसके तहत में 50% नौजवान, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, 50% अब नौजवान लोगों को, यंग लोगों को जगह देने की बात हुई। जो लोग धोखा दे करके, जो लोग किसी अपने स्वयं के इंटरेस्ट में, अपने स्वांतः उस इंटरेस्ट में किसी दूसरे से मिल करके और पार्टी को धोखा देने का काम करते हैं, उनको तो पार्टी का रास्ता बाहर निकाला ही जाएगा। और हमारी पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है। हमारी पार्टी और पार्टियों तरह तो है नहीं कि जाइए 5 खून कराइए, माफ़ हैं अगर, चूंकि आप मेरे अपने हैं। यहाँ तो हमारे 7 दिन हुए थे, 15 दिन हुए थे 2007 में सरकार बने हुए, हमारे खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए थे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। और हम लोगों ने उनको, बहन मायावती जी ने अपने घर में बुला के, आवास में बुला करके और हथकड़ी लगा करके 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था। तो हम लोग जो हैं दूसरी तरह से काम करते हैं। हम लोग जो डिसिप्लिन वाली पार्टी, तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ये वही हैं जिन्होंने पार्टी को या तो धोखा देने के लिए किसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, राज्यसभा के चुनाव के दौरान में एक दलित समाज के व्यक्ति को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया राज्यसभा में। हमारे कुछ एमएलए जो छोड़ के, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो लोग जो हैं एक उद्योगपति के साथ में मिल करके समाजवादी पार्टी के साथ जा करके उन्होंने विरोध करने का काम किया। तो उनको रास्ता बाहर का दिखा नहीं था। हमारे यहाँ जो जाता है वो अकेले जाता है, वोटर यहाँ रह जाता है, पब्लिक यहाँ रह जाती है, वो अकेला ही दिखता है। फिर इन सबकी जो लिस्ट है अब की बार आप देख लीजिएगा, ये हर व्यक्ति जो इस तरह के जिन्होंने ये काम किया है, वो आपको अगली जो विधानसभा होगी उसमें ये एमएलए के रूप में नहीं दिखेंगे, ये एक्स एमएलए दिखेंगे, भूतपूर्व एमएलए की हैसियत से दिखेंगे। जनता इनको सबक सिखाती है। अंत में चलते चलते सतीश जी, एक सवाल मैंने समाजवादी पार्टी पर पूछा, लेकिन
कांग्रेस का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपकी पार्टी में नेत्री महिला है, आपने अभी तक कोई स्लोगन इस चुनाव में दिया नहीं है। कौन सा एक स्लोगन होगा जिसको इनकैश करके आप लोग मैदान में जाने वाले हैं, विकास को छोड़ के? देखिए, इस तरह के नारे खाली लोग सोचते हैं कि इस तरह के हम नारे चुनाव में दे देंगे, जनता को समझा लेंगे, इस तरह की बात नहीं। जनता देखना चाहती कि आपने 5 साल में क्या काम किया। हमारा एक सबसे बड़ा जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी जब सरकार बनेगी तो सबका हित होगा, वो कोई भी हो, किसी जात, किसी धर्म, कोई भी हो, भाईचारा बनेगा, आपस में लोग रहेंगे। और चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़के हों, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार लोग हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, और चाहे जो रोजगार करते हैं, जो आज परेशान घूम रहे हैं, उद्योगपति जो परेशान घूम रहे हैं, छोटे वाले, बड़े वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जो देश को लूट के चले गए उनको और हम लुटवाने का काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो सबको लेकर के हम लोग चलते हैं, और हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जो है वो अमली जामा पहनाते हैं हम लोग। कुछ लोगों ने हमारा नारा चुराने की कोशिश की बाद में कि अब कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ विकास की जगह सबका विनाश, सभी का विनाश, एक दो का साथ, जो अपने खास हैं उनका साथ, बाकी सबका विनाश। तो ये देखने को मिला हम लोगों को। तो हम लोग जो हैं, जो कहते हैं, हमारी नेता जो कहती हैं फिर वो करके भी दिखाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर वो पूरे प्रदेश का जो बिगड़ा हुआ है, वो जैसे ही वो बैठती हैं कुर्सी में अपने आप ही ठीक हो जाता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने खास तौर से ये कहा कि ये मेरा पहला और प्रमुख अब की बार इस सरकार में होगा कि हम बेरोजगारी इस प्रदेश की दूर करें। जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर गए हुए हैं उनको बाहर ना रहना पड़े, वो प्रदेश में वापस आएं, उनको वो मंजर ना देखना पड़े कि वो 300 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, और हमारी सरकार जो है उनके लिए गाड़ी घोड़ा नहीं लगा सकती। आज वोटर को लाने के लिए, पब्लिक मीटिंग में लाने के लिए सैकड़ों बसें लग रही हैं, उस समय उनके लिए एक बस भी नहीं निकल पा रही थी, उनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं आ पा रहा था, उनके लिए दवाई नहीं थी। हम लोग इनको ठीक करेंगे। वक्त की पाबंदी है, हमारे पास कमी है थोड़ी सी, इसलिए आपको यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह आपने बात की, सबको इंतजार है आने वाले दिनों में कब बहन जी भी दिखाई देंगी और उनकी कोई भी एक बात सुनने को मिलेगी, उसका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। फिर से हम आपको याद दिलाएंगे 7 सितंबर 9 अक्टूबर को 5 लाख लोगों को जब एड्रेस करेंगे, उसको आप जा करके एक बार खोल के देख लीजिएगा। और आपके बीच में, मीडिया के बीच में तो वो हर हफ्ते 10 दिन में आ रही हैं। कल फिर आपके सामने आएंगी, 3 दिन बाद फिर आएंगी, आपको फिर उस दिन आपको अपने लोगों को भेज दिए, कल फिर उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। इस तरह से आगे होती रहेगी। और हमारी पार्टी, जैसा पहले मैंने कहा, अभी भी कहा, हमारी रणनीति अलग होती है मीटिंग करने की। हम लोग हमेशा से, कोई नई चीज़ नहीं है, लोग इस तरह से सरकारी धन से घूमते रहते हैं। हम लोग अपनी मीटिंग जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद हमारी पूरी कार्यशैली जो तय होगी वो उसके हिसाब से चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया रीमा, आपका इस सत्र का संचालन करने के लिए। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयंक अग्रवाल जी से और प्रिया जी से, कृपया मंच पर आएं और सतीश जी का सम्मान करें। उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से समय निकाला और दूरदर्शन के इस लोकतांत्रिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और वो वकील हैं, हम सब जानते हैं, तो उन्होंने अपनी बात मजबूती के साथ रखी। बहुत बहुत शुक्रिया श्री सतीश चंद्र मिश्र और रीमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र का संचालन करने के लिए। मित्रों, अब अगले 10 मिनट के बाद आप वो सत्र हम आपके, जिसकी प्रतीक्षा आप कई दिनों से कर रहे हैं, अगले 15 मिनट के बाद 10 मिनट के अंदर हमारे बीच उत्तर प्रदेश के माननीय डीडी कॉन्क्लेव सरोकारों